नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, पहली बात तो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं कि यह वीडियो किसी प्रकार का क्लिकबेट नहीं है। मतलब जो आपने थंबनेल में देखा है कि कैसे आप सोलर पैनल्स लगाकर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, यह कोई झूठी या फर्जी बात नहीं है। क्योंकि यदि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि मैं ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाकर फर्जीवाड़े का काम नहीं करता हूँ। यहाँ मैं आपको पूरा प्रोसेस डिटेल से बताऊंगा, लेकिन डिटेल से जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए ध्यान से देखना होगा, तभी आप वास्तव में अच्छे पैसे बना पाएंगे। तो मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग तरह के लोगों के हिसाब से अलग अलग तरह के ऑप्शंस बताऊंगा, क्योंकि हर व्यक्ति की रिस्क लेने की जो कैपेसिटी होती है वह अलग अलग होती है। कुछ लोग बिल्कुल रिस्क लिए बिना काम करना चाहते हैं और कुछ लोग बहुत एग्रेसिव तरीके से रिस्क लेने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो हम इस वीडियो में शुरुआत करेंगे उन लोगों से जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और फिर धीरे धीरे हम एग्रेसिव तरीके की तरफ बढ़ेंगे। तो वीडियो देखने में आपको बहुत मजा आने वाला है, इसलिए बने रहिएगा अंत तक। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने बिजली के बिल में औसत मासिक उपभोग देखना है। मतलब कि आप हर महीने एवरेज कितने रुपए की बिजली जलाते हो, यह आपके बिल में मेंशन किया हुआ होता है। मित्रों, कई लोगों के मन में सवाल आता है कि हम गर्मियों में ज्यादा बिजली जलाते हैं और सर्दियों में कम बिजली जलाते हैं, तो ऐसे में हम यह कैसे पता लगाएं कि हमें कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। तो दोस्तों, इसका सबसे बेस्ट तरीका यह होता है कि आप अपना एवरेज मंथली कंजप्शन अपने बिजली के बिल में चेक कीजिए। उसमें यह मेंशन होता है कि आप औसत एक महीने में कितनी बिजली की यूनिट जला देते हैं। क्योंकि मित्रों, होता यह है कि जो आपका सोलर प्लांट होता है वह भी गर्मियों के दिनों में ज्यादा बिजली बनाता है और सर्दियों के दिनों में कम बिजली बनाता है। तो उस हिसाब से एवरेज मंथली कंजप्शन के बेस पर हिसाब लगाना बहुत शानदार तरीका है। तो मित्रों, मेरा एवरेज मंथली कंजप्शन है 799 यूनिट्स। मतलब हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसे 800 यूनिट मान सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका एवरेज मंथली कंजप्शन इससे बहुत कम या बहुत ज्यादा है तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिलहाल हम 800 यूनिट के नंबर को मानकर हिसाब लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला सवाल आता है कि हम कितनी कैपेसिटी का सोलर प्लांट लगवाएं। तो दोस्तों, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम यह मानकर चलते हैं कि हमारा 1 किलोवाट का सोलर प्लांट एक दिन में 5 यूनिट बिजली का निर्माण करता है। मतलब कि दोस्तों, गर्मियों में 1 किलोवाट का प्लांट 6 से 7 यूनिट भी बना सकता है, तो वहीं सर्दियों में इसकी जनरेशन 3 से 4 यूनिट भी रह जाती है। तो हम एवरेज मानते हैं कि हमारा 1 किलोवाट का सोलर प्लांट औसत 5 यूनिट पर डे बनाता है। तो मतलब कि 30 दिनों में यह 150 यूनिट आपको बनाकर देगा। पर मुझे यहाँ पर 150 नहीं 800 यूनिट्स चाहिए, इसलिए मैं यदि 5 किलोवाट का प्लांट लगवाऊं तो यह 150 इंटू 5 करने पर 750 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करेगा, जो कि अभी भी मेरी रिक्वायरमेंट से 50 यूनिट कम है। इसलिए यदि मैं 6 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाऊं तो मतलब 150 इंटू 6 बराबर 900 यूनिट्स। मतलब कि 6 किलोवाट का प्लांट 900 यूनिट्स पर मंथ के हिसाब से एवरेज हर महीने प्रोड्यूस करेगा, जो कि हमारे एवरेज मंथली कंजप्शन से 100 यूनिट ज्यादा है। तो मेरे पास पहला ऑप्शन तो है कि मैं 5 किलोवाट का प्लांट लगवा लूं और जो एक्स्ट्रा बिल आएगा वो जेब से भर दूं। और दूसरा ऑप्शन है कि मैं 6 किलोवाट का प्लांट लगवा लूं, जिसमें मेरे पास यह फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि यदि मैं थोड़ा बेफिक्र होकर भी बिजली का उपभोग करूं तो मेरे पास अभी भी 100 यूनिट के आसपास ज्यादा जलाने की संभावना है। ऐसे में यदि कभी मेरा मन करता है कि मुझे कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की और जरूरत है तो मैं उन्हें बेफिक्र होकर के खरीद सकता हूं। तो इसलिए मैं यह डिसाइड करता हूं कि मैं 6 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाऊंगा, जिसमें सब कुछ बेस्ट क्वालिटी का लगाने के बाद मेरी लागत पड़ती है अराउंड 3,63,853 रुपए। और इसमें मेरा कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी हुआ है, जैसे मीटर बॉक्स और कुछ लीगल चार्जेस, और मैंने एक RCCB भी अलग से लगवाई थी। तो आप इसे मोटा मोटा 3,70,000 रुपए मान सकते हैं, जिसमें 78,000 रुपए की सब्सिडी मेरे अकाउंट में आ गई है। तो मतलब मेरी इफेक्टिव कॉस्ट 2,92,000 रुपए है। तो इसे हम फिलहाल के लिए हमारी लागत मान लेते हैं। मतलब हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने 2,92,000 रुपए लगाकर कोई बिजनेस शुरू किया है। अब मित्रों, चूंकि यह बिजनेस मेरी 900 यूनिट्स हर महीने फ्री कर देगा, तो यदि हम 900 यूनिट्स को रुपए में कन्वर्ट करें तो हम यहाँ पर 1 यूनिट का एवरेज प्राइस मानेंगे 8 रुपए प्रति यूनिट। मित्रों, यदि आपके वहां पर कम ज्यादा हो तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो 900 इंटू 8 बराबर 7200 रुपए की बिजली मुझे मेरा सोलर प्लांट हर महीने बनाकर देगा। और यह कैलकुलेशन हमने एवरेज मंथली कंजप्शन पर की है। तो आप इसको पूरे 12 महीने तक सेम मान सकते हैं, क्योंकि एवरेज मंथली कंजप्शन पूरे 12 महीने का एवरेज होता है।
और एक और चीज, यदि आपके मन में सवाल आ रहा हो कि मेरे बिजली के बिल में तो 800 यूनिट का एवरेज मंथली कंजप्शन है, तो मैं 900 पर क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ? हम यह क्यों नहीं मान रहे हैं कि 6 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने के बाद भी हमारा एवरेज मंथली कंजप्शन 800 ही रहेगा और हम जो 100 यूनिट एक्स्ट्रा बनेगी उसे सरकार को एक्सपोर्ट करेंगे? तो फ्रेंड्स, इसके पीछे एक कारण है कि ज्यादातर लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि जब हमें बिजली का बिल जेब से देना होता है तो हम कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट चलाने से पहले बार बार सोचते हैं कि कहीं ज्यादा बिल ना आ जाए। खासकर यदि हम कोई हैवी इक्विपमेंट चलाते हैं तो हमेशा मन में डर रहता है कि बिजली का बिल कहीं इसे चलाने पर ज्यादा ना आ जाए, इसलिए हम बहुत सोच समझकर किसी चीज का उपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हमारा सोलर प्लांट लगता है और आपका बिजली का बिल आना बंद हो जाता है तो कई लोग थोड़ा खुलकर उन इक्विपमेंट्स का उपयोग करने लगते हैं। तो आप माने या ना माने, पर सोलर प्लांट लगने के बाद आपका थोड़ा बहुत कंजप्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आज नहीं तो 6 महीने या 1 साल में आपकी जो कंजप्शन की आदत है वह बदल जाएगी। दोस्तों, यह एक ह्यूमन नेचर है, इसलिए हम यहाँ पर 900 यूनिट पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, ना कि 800 यूनिट पर। तो अब तक आपको यह बात क्लियर हो गई होगी कि हम 900 यूनिट्स के हिसाब से 7,200 रुपए हर महीने बचा रहे हैं, जिसे कि हम सोलर प्लांट से इनकम भी मान सकते हैं, क्योंकि सेविंग इज अर्निंग। तो मित्रों, अब सवाल आता है कि हम इस अर्निंग का क्या करें? तो पहला काम जो कि ज्यादातर लोग करते हैं कि वह या तो अपने घरेलू खर्च बढ़ा देते हैं या इसे एंजॉयमेंट में उड़ा देते हैं। दोस्तों, मैं आपको अभी क्लियर कर दूं कि मैं किसी के एंजॉयमेंट या एंटरटेनमेंट के खिलाफ नहीं हूं। लाइफ में एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग को ध्यान में रखकर। इसलिए फिलहाल के लिए 1 मिनट हम यह मान लेते हैं कि हम अपने रोजमर्रा के खर्चों को ना बढ़ाकर इस 7,200 रुपए को सेव करते हैं, क्योंकि यह 7,200 रुपए हम वेल्थ बनाने में लगाने वाले हैं। तो हम यह मान लेंगे कि सोलर प्लांट लग जाने के बाद भी हम बिजली का बिल भर रहे हैं और यह 7,200 रुपए हम हर महीने अलग से निकाल देंगे और यह मान लेंगे कि यह पैसे कभी हमारे थे ही नहीं। तो अब सवाल आता है कि हम इस पैसे का करेंगे क्या? तो मित्रों, जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव लोग हैं वह इस पैसे को सेविंग अकाउंट में जमा करवाते रहेंगे, जहां उनको इस पैसे पर 2.70 से 3% के आसपास साल भर का ब्याज मिलेगा और 7200 रुपए साल भर अकाउंट में जमा करवाने पर साल भर में लगभग 86,400 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे और इस सेविंग पर उनको 2.70 के हिसाब से 1,274 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। तो मतलब ये तो हो जाएगी टोटल 87,674 रुपए। लेकिन मित्रों, यहाँ पर एक ऐसी चीज आती है जो आपको बहुत ज्यादा घाटे में ले जाने का काम करती है और वह चीज है इन्फ्लेशन, मतलब कि महंगाई दर। दोस्तों, मैंने YouTube पर कई सारे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो देखी है, उनमें ज्यादातर में मैंने एक बात कॉमन देखी है कि वह किसी भी नंबर को बड़ा दिखाने के लिए इन्फ्लेशन को जानबूझकर कंसिडर नहीं करते हैं। अब यदि मैं आपको इन्फ्लेशन का एक मस्त एग्जांपल दूं तो मित्सुबिशी पजेरो गाड़ी का नाम आपने सुना होगा, जो किसी समय जब भारत में आई थी तो उसका रेट लगभग 20 लाख रुपए था। तो आप एक बार सोचिए कि वो गाड़ी महंगाई के हिसाब से, यदि हम इन्फ्लेशन को कंसिडर करके ऐसा कैलकुलेट करें और आज मार्केट में उतारी जाए तो वह कितने रुपए की होगी? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ज्यादा से ज्यादा उसकी रेट डबल हो जाएगी। मतलब कॉमन लोगों के मन में आता है कि 40-50 लाख रुपए की मान लो। लेकिन मित्रों, इन्फ्लेशन इतना रहमदिल नहीं है। यह आपको जितनी छोटी बात लगती है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक चीज है, क्योंकि यदि हम उस 20 लाख रुपए को महंगाई दर के हिसाब से कैलकुलेट करें तो वह 20 लाख की गाड़ी आज 80 लाख रुपए की होगी। मतलब कि उस समय जिसने भी पजेरो खरीदी होगी वह आज के 80 लाख रुपए के बराबर की रकम देकर पजेरो लाया होगा। और आज लोग फॉर्च्यूनर को महंगी गाड़ी बोलते हैं, जबकि वो तो 60 लाख रुपए की पड़ रही है, मतलब उससे 20 लाख रुपए सस्ती। तो इस खतरनाक चीज को कहते हैं इन्फ्लेशन, जो कि हर साल बढ़ता रहता है और आपके पैसे की वैल्यू कम करता रहता है। मित्रों, हम इन्फ्लेशन की रेट को एवरेज 6% मानते हैं। मतलब हम यह मानते हैं कि हर साल आपकी रोजमर्रा की चीजें 6% से महंगी हो जाएगी, यहाँ तक कि बिजली भी 6% से महंगी हो जाएगी। तो ऐसे में यदि आपको सेविंग अकाउंट में 2.70% का रिटर्न मिलता है तो आपको सीधा सीधा हर साल 3.30% का सीधा सीधा नुकसान है, क्योंकि आज जो चीज आप 100 रुपए की खरीद पा रहे हैं वह चीज अगले साल महंगी होकर 106 रुपए की हो जाएगी और बढ़ते बढ़ते समय के साथ उस 100 रुपए की कोई भी अहमियत नहीं रह जाएगी। तो ना तो आप उस 100 रुपए से एक समय के बाद सब्जी खरीद पाएंगे और ना ही दूध खरीद पाएंगे। तो अब सवाल ये आता है कि नुकसान से कैसे बचा जाए। तो मित्रों, नुकसान से बचने के कई तरीके हैं।
पहला तो है कि आप सोलर प्लांट से बचाए गए पैसों की आरडी करवा देवे, जिस पर यदि आपको 30 साल तक 6.50% के हिसाब से एवरेज ब्याज मिले तो आपको 0.50% का हर साल इन्फ्लेशन को न्यूट्रलाइज करने के बाद फायदा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर लोगों के दो सवाल कॉमन आते हैं। पहली बात तो मैं 30 साल की बात क्यों कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स ऐसा इसलिए क्योंकि आपके सोलर पैनल्स पर आपको आजकल 27 से 30 साल की परफॉर्मेंस वारंटी मिलती है और 30 साल बाद भी कंपनी ऐसा दावा करती है कि इसकी परफॉर्मेंस 20 से 22% तक ही डाउन होगी। इसलिए हम यहाँ पर 30 साल का हिसाब लगाएंगे। तो मित्रों, सेविंग अकाउंट की और आरडी की कैलकुलेशन मैं आपको साइड बाय साइड रखकर दिखा रहा हूँ, जिसमें हम दोनों तरफ 6% की महंगाई दर मानेंगे। तो पहले हम 1 साल का हिसाब लगा लेते हैं। तो सेविंग अकाउंट में यदि आप हर महीने 7200 रुपए जमा करवाते हैं तो इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको हर साल 1552 रुपए का लॉस होगा। अब हम उस पैसे की आरडी करवाते हैं 6.50% की दर से, तो हमें काट पीट कर 234 रुपए का फायदा होगा, जो कि हद से ज्यादा गंदा रिटर्न है। क्योंकि आप में से कई लोग 250 रुपए से ज्यादा का तो एक दिन में ही पेट्रोल जला देते होंगे, तो मतलब यह 1 साल में हमारे एक दिन के पेट्रोल के पैसे भी नहीं निकाल पाया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि हम 30 साल तक ऐसा करते रहें तो आपके पास कितना रिटर्न आएगा। तो मित्रों, सेविंग अकाउंट में आप 30 साल में 25,92,000 रुपए इकट्ठे कर लेंगे, जिनकी इन्फ्लेशन के हिसाब से उस टाइम वैल्यू होगी 16,31,591 रुपए। मतलब सीधा सीधा 9,60,409 रुपए का घाटा आपको लगेगा। अब आरडी का देख लेते हैं। तो मित्रों, आरडी में आपको 30 साल के बाद 28 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें इन्फ्लेशन हटाने के बाद आपको 2 लाख रुपए बचेंगे, जिसकी कोई भी खास वैल्यू नहीं है। अब एक चीज और कर लेते हैं कि हम यह मान रहे थे कि 6% की इन्फ्लेशन की रेट है, तो मतलब बिजली भी 6% से महंगी हो जाएगी। तो इसका मतलब है आपकी हर साल 6% ज्यादा बचत होगी। क्योंकि यदि आप सोलर प्लांट न लगवाते तब भी तो आपको सरकार को उस बढ़ी हुई रेट का पैसा देना ही पड़ता। इसलिए हम यह मानते हैं कि हमारा सोलर प्लांट हमें बिजली की महंगाई से भी बचा रहा है, तो एक प्रकार से वह भी हमारी बचत ही है। अच्छा मित्रों, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर साल बिजली की दर 6% से ही बढ़े या बाकी चीजों के भी दाम 6% से ही बढ़े। हो सकता है कि किसी साल यह 2% से बढ़े और किसी साल यह एकदम 7 से 8% या सीधा 10% से भी बढ़ जाए। इसलिए यदि आपके मन में यह सवाल हो कि यह 6% कहां से आया, तो मैं अभी से क्लियर कर दूं कि यह एक एवरेज इन्फ्लेशन रेट है, जो कि हम जनरल कैलकुलेशन के लिए उपयोग करते हैं। मित्रों, इन्फ्लेशन कोई फिक्स आंकड़ा नहीं होता है, यह कभी कम होता है तो कभी ज्यादा होता है। इसलिए हम इसे लंबे समय के लिए 6% का औसत मानकर चलते हैं। मित्रों, यहाँ हम बिजली पर इन्फ्लेशन इसलिए गिन रहे हैं ताकि हर साल से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकें। भाई, यदि बिजली की रेट बढ़ती है और आपके ऊपर उसका भार नहीं पड़ता है तो वह भी एक प्रकार से आपकी बचत ही है। तो 6% तो हो गया इन्फ्लेशन, उसमें 4% हम हमारी तरफ से जोर लगाकर हम इस इन्वेस्टमेंट को 10% हर साल स्टेप अप करेंगे। मतलब हम हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ा देंगे। तो ऐसा करने पर सीधी सी बात है, सेविंग अकाउंट में तो हमें लॉस ही होगा, क्योंकि उसमें अपन हर साल 3 से 3.25% का लॉस खा रहे हैं। तो उसे तो कैलकुलेट करके कोई भी फायदा नहीं है। अब यदि हम आरडी का स्टेप अप रिटर्न कैलकुलेट करें तो 30 साल में इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद हमारे पास कुल होंगे 1,55,00,000 रुपए, जिनमें से 1,42,00,000 रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे और 13.09 लाख रुपए का हमारा रिटर्न होगा। हालांकि यह कोई बुरा रिटर्न नहीं है, लेकिन 30 साल के हिसाब से बहुत ही बुरा रिटर्न है। प्लस आरडी में आपको पैसे निकालने के लिए उसे ब्रेक करना होगा। हालांकि 1.5 करोड़ इन्फ्लेशन को माइनस करने के बाद बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन 30 साल भी एक बड़ा समय होता है। इसलिए अब सवाल ये आता है कि फिर हमारे पास बेहतर ऑप्शंस क्या क्या है। तो मित्रों, मैं आपको आज 3 तरीके के ऑप्शंस बताऊंगा, जिससे आप इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद एक अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हैं। इसलिए उन तरीकों पर जाने से पहले मैं एक कॉमन सवाल ले लेता हूँ। मित्रों, कई लोगों की विचारधारा ऐसी होती है कि आने वाले 20, 25, 30 साल किसने देखे हैं, आज कमाओ और आज ही उड़ाओ, कल को किसने देखा है, या क्या पता कि इतने समय बाद हम जीवित रहे या ना रहे। तो दोस्तों, इस बात का जवाब तो मैं आपको नहीं दे सकता कि कल आपके साथ क्या होने वाला है, पर एक चीज की श्योरिटी आपको दे सकता हूँ कि यदि आप इस विचारधारा का पालन करेंगे तो जब यह 25-30 साल निकल जाएंगे और मान लीजिए आपने कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ऐसे में आपके पास 2 बड़ी परेशानियां आएगी। पहला तो आपका बुढ़ापा। मतलब सोचकर देखिए कि उस वक्त रिटायरमेंट के बाद जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आपके पास कोई खास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं होगी।
दूसरी परेशानी यह होगी कि चूंकि आपके पास कोई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है तो आपके बच्चों को या पोतों को एक नए सिरे से स्ट्रगल करना होगा। और जब आप अपनी आने वाली जनरेशन को भयंकर स्ट्रगल करते हुए देखेंगे तब आपको इस चीज की कमी खलेगी कि काश मैंने सही तरीके से जीवन के निर्णय लिए होते तो हमारे बच्चे कोई छोटी मोटी नौकरी ना कर रहे होते। तो इसलिए यह फैसला आपका है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की विचारधारा को फॉलो करना चाहते हो या फिर आज कमाना और आज ही उड़ाने वाली विचारधारा को फॉलो करना चाहते हो। मित्रों, मेरी बात से आप लोग यह गलतफहमी ना पाले कि मुझे किसी की लाइफ को एंजॉय करने से तकलीफ है या मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि सही मात्रा में इन्वेस्टमेंट करके भी अपनी लाइफ को एंजॉय किया जा सकता है। इसलिए ना तो हम अपने इन्वेस्टमेंट से कॉम्प्रोमाइज करें और ना ही अपने एंटरटेनमेंट से कॉम्प्रोमाइज करें। चलिए अब चलते हैं अपनी पहली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर, जो कि थोड़े कंजर्वेटिव लोगों के लिए है, जो थोड़ी बहुत रिस्क लेने को तैयार है लेकिन ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो मित्रों, आपको सिंपली ऐसे बैंक अकाउंट में अपनी फैमिली का बैंक अकाउंट ओपन करवाना है जो कि लिंक एफडी की फैसिलिटी देता हो और साथ में उस लिंक एफडी से आईपीओ लगाने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता हो, ताकि आप एफडी का ब्याज जो कि अभी 7.25% चल रहा है और सीनियर सिटीजन के लिए आपको 0.5% ज्यादा ब्याज मिलता है, तो उस ब्याज के साथ साथ उस एफडी से आप आईपीओ भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आम के आम और गुठलियों के भी दाम। आपकी एफडी तभी और उतनी ही टूटेगी जितना कि आपको अलॉटमेंट आएगा। आपको सिंपली करना यह है कि जो भी पैसा आप सोलर प्लांट में बचाए उसकी हर महीने लिंक एफडी करवा देनी है और जितने भी फैमिली मेंबर है उनके पैन कार्ड से आप अच्छे आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बार फिर से डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि यह वीडियो सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए बनाई गई है। मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट या सेबी द्वारा रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं आपको यह सलाह नहीं देता हूँ कि आपको किस आईपीओ, स्टॉक या म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने हैं। मैं इस वीडियो में आपको किसी भी कंपनी का नाम लिए बिना सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए तरीके बताऊंगा। बाकी आप जहां भी इन्वेस्ट करें उससे पहले उसके बारे में स्वयं रिसर्च करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट जोखिमों से भरा है। कई लोग मार्केट में पैसा फूंक कर जाते हैं। ऐसे में यदि आपको भी उनमें से एक नहीं बनना है तो जिस किसी भी आईपीओ, स्टॉक या म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं उसके बारे में पहले पूरी रिसर्च करें, उसे खुद एनालाइज करें और उसके बाद अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार इन्वेस्ट करें। यहाँ मैं आपको कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। मैं बस आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप पास्ट ट्रेंड के अनुसार अपना रिटर्न मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो फिलहाल वापस आते हैं लिंक एफडी से आईपीओ लगाने पर। तो मैं यहाँ मानता हूँ कि अभी फिलहाल के लिए मेरी मैक्सिमम ऑडियंस यंग है, मतलब 60 साल से कम है, तो उस हिसाब से आपको 7.25% लिंक एफडी में ब्याज मिलेगा। यदि कोई सीनियर सिटीजन मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसमें 0.5% आप प्लस कर लीजिएगा। तो मित्रों, ये तो हो गया फिक्स ब्याज जो कि आपको मिलेगा ही मिलेगा यदि अलॉटमेंट नहीं आता है तो। पर यदि आपको कुछ अच्छे आईपीओ में अलॉटमेंट आता है तो आप अपने रिटर्न्स को 20% से लेकर 50% तक बढ़ा सकते हैं। पर यह चीज आपके लक पर डिपेंड करती है कि आपको अलॉटमेंट आएगा या नहीं। इसलिए इस रास्ते में कोई भी फिक्स रेट पर कैलकुलेशन नहीं है कि आपको कितने % ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे अलॉटमेंट आए और बार बार आए, या फिर यह भी हो सकता है कि आपको पूरे साल भर में 1 या 2 अलॉटमेंट भी ना आए। क्योंकि दोस्तों, जो भी अच्छा आईपीओ होता है उसमें उतनी ही ज्यादा एप्लीकेशन लगती है और अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए यदि आप यह रास्ता अपनाते हैं तो यह सबसे ज्यादा रिस्क फ्री रास्ता है। क्योंकि यदि हम सेबी के डेटा की माने तो अप्रैल 2021 से लेकर दिसंबर 2023 तक 144 आईपीओ लिस्ट हुए थे, जिसमें से 75% आईपीओ ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जो कि अपने आप में एक शानदार सक्सेस रेट है। पर दोस्तों, इससे पहले आप हर आईपीओ में पैसा लगाना शुरू कर दें उससे पहले मैं आपको सावधान कर दूं कि आईपीओ की प्रॉफिटेबिलिटी कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे कि अभी बुल मार्केट चल रहा है या बेयर मार्केट। उसके अलावा आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स कैसे हैं और उसमें क्यूआईबी का कैसा रेस्पॉन्स है, प्लस उसकी जीएमपी क्या चल रही है और क्या वह आईपीओ ऑफर फॉर सेल है या फ्रेश इश्यू है। उसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है। यह सब चीजें मिलकर किसी भी आईपीओ का भविष्य तय करती है कि वह कितना लिस्टिंग गेन देगा और लिस्ट होने के बाद कितना रिटर्न जनरेट करेगा। और इसमें सबसे ज्यादा मायने रखता है मार्केट का मूड। मित्रों, यदि मार्केट का मूड खराब है तो अच्छे से अच्छे फाइनेंशियल वाले आईपीओ की भी पिटाई हो जाती है। लेकिन यदि मार्केट का मूड ठीक है तो लॉस मेकिंग कंपनीज भी शानदार लिस्टिंग गेन दे देती है। लेकिन मैं आपको लॉस मेकिंग कंपनी से दूर रहने की कहूंगा, क्योंकि वह बहुत रिस्की आईपीओ हो सकते हैं। दोस्तों, लिंक एफडी प्लस आईपीओ वाले रास्ते में आपको एग्जैक्टली कितना रिटर्न मिलेगा यह कैलकुलेट करके बताया नहीं जा सकता है। इसलिए हम यहाँ पर 25-30 वर्ष की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कई बार आप अपने रिटर्न को किसी साल में 50% तक भी बना ले और किसी साल में आपको 15% के आसपास ही रिटर्न मिले।
पर हाँ, इतना जरूर है कि यदि आप अच्छे आईपीओ में सोच समझकर पैसा लगाएंगे तो मेरे हिसाब से आप एफडी के ब्याज सहित 20 से 25% रिटर्न आराम से बना सकते हैं। बाकी फाइनल रिटर्न आपके लक पर डिपेंड करता है। अब मित्रों, अगले ऑप्शन पर चलते हैं, जो कि है म्यूचुअल फंड। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए एक शानदार और वन ऑफ द लोएस्ट रिस्क वाला ऑप्शन है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि मैं इस ऑप्शन को इतना पसंद क्यों करता हूँ। दोस्तों, अभी मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि एक मशहूर फ्लेक्सी कैप फंड ने हर साल 19.13% का एनुअल रिटर्न दिया है। मित्रों, इस फंड को 1995 में लॉन्च किया गया था और तब से लेकर अब तक यदि हम इसका एवरेज एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करें तो यह 19.13% का CAGR हर साल निकाल कर देता है, जो कि काफी इम्प्रेसिव है। इसका मतलब यदि हमने उस समय इसमें 1000 रुपए की SIP शुरू की होती तो आज वह 1.3 करोड़ रुपीस का कॉर्पस होती। पर चलिए, पास्ट को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हमारा आने वाला फ्यूचर हमारे डिसीजन पर डिपेंड करेगा। और मित्रों, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। यदि आप रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि कुछ म्यूचुअल फंड्स ने 20 से 22% से भी ज्यादा एनुअल रिटर्न दिए हैं, लेकिन हम फिलहाल के लिए इसे 20% मानकर कैलकुलेट करेंगे। तो यदि हम 7200 रुपए जो कि हम सोलर प्लांट के माध्यम से बचा रहे थे, उन्हें हम किसी अच्छे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में डालें और इसे हर साल 10% से स्टेप अप करें तो 30 साल बाद आपके पास लगभग 29 करोड़ रुपए का कॉर्पस होगा। पर यह वैल्यू इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करती। तो यदि हम इसमें 6% की दर से इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें तो उस समय आपके पास आज के लगभग 5 करोड़ रुपए होंगे। मतलब कि आपकी फैमिली के पास आज के 5 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल माइट होगी, जो कि अपने आप में एक पावरफुल कॉर्पस है। मित्रों, मैंने यह कॉर्पस सिर्फ सोलर प्लांट की बचत पर कैलकुलेट करके दिखाया है। मतलब यदि यह पैसा मैं सोलर प्लांट ना लगवाता तो बिजली विभाग को दे चुका होता, पर मात्र सिर्फ बिजली के बिल की बचत से हम अपने फैमिली के स्टेटस को अपलिफ्ट कर सकते हैं। प्लस आप जब चाहे तब इसमें से जितना पैसा चाहे उतना विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब आपको जरूरत पड़े उतना पैसा आप इससे निकाल भी सकते हैं, या फिर रिटायर होने के बाद आप चाहे तो SWP भी कर सकते हैं। मतलब हर महीने आप इससे पेंशन भी विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 30 साल बाद रिटायर होने का निर्णय लिया, तब आपका कॉर्पस है 29 CR, और जैसा कि हमने माना था कि हम हर साल 20% का रिटर्न उस पर मानते हैं, तो यदि हम उस समय उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बंद करके पेंशन विड्रॉ करने का निर्णय लेते हैं और साथ में हम यह चाहते हैं कि हम जो भी पैसा निकाले तो उस विड्रॉ के कारण ना तो हमारा कॉर्पस कम हो और पेंशन निकालने के बाद भी पैसा ठीक ठाक परसेंट से बढ़ता रहे, तो हमें 20 में से सीधा 6% तो इन्फ्लेशन के लिए निकालना होगा, ताकि महंगाई हमारे कॉर्पस को खाना शुरू ना कर दे। अब 20 में से 6% जाने पर 14% बचता है। मतलब कि जो हमें साल का 5.8 CR का रिटर्न मिलेगा, उसमें से यदि हम महंगाई को निकाल दें तो हमें 4 करोड़ 6 लाख रुपए का रिटर्न एनुअली मिलेगा। अब हम चाहते हैं कि इसमें से 7% हम पेंशन के लिए निकाल लेवे, बाकी 7% को हम री इन्वेस्ट होने देवे। मतलब 4 करोड़ 6 लाख में से 2 करोड़ 3 लाख रुपए की हम पेंशन विड्रॉ करेंगे। पर उस समय 2 करोड़ 3 लाख रुपए आज के 2 करोड़ नहीं होंगे, इसलिए यदि हम इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाले तो यह आज के जमाने के हिसाब से लगभग 35,53,000 रुपए होंगे। अब यदि हम अपनी मंथली पेंशन निकालने के लिए इसे 12 से डिवाइड करें तो आपको उस समय हर महीने लगभग 2,96,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। और मित्रों, सोचकर देखिए, यह आज के 2,96,000 रुपए होंगे। मीन्स मोटे मोटे 3 लाख रुपए महीना आप आज के जमाने के हिसाब से पेंशन विड्रॉ कर रहे होंगे, और आपका पैसा पेंशन और इन्फ्लेशन निकालने के बाद भी ग्रो हो रहा होगा। मित्रों, इसी चीज को कंपाउंडिंग कहते हैं। पर दोस्तों, यह तो हो गई इसकी पॉजिटिव साइड। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी नेगेटिव साइड से भी अवगत कराता हूँ। दोस्तों, इसकी सिर्फ एक ही नेगेटिव साइड है कि इसमें आपको बहुत लंबा सब्र करना पड़ता है, और ऐसा कर पाना कई लोगों के लिए नामुमकिन होता है। जैसे कि मित्रों, म्यूचुअल फंड में भी कई कैटेगरीज होती है। ऐसे में यदि आप किसी बहुत ज्यादा रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वह अपने साथ उतना ही रिस्क भी लेकर आता है। मित्रों, जब हम म्यूचुअल फंड में रिस्क की बात करते हैं तो इसे लगातार कई सारे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स अंडर प्ले करते हैं, पर वे आपको रिस्क का पैमाना नहीं बताते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म में कितना लॉस हो सकता है। जैसे कि दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आप जब इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो तो कई बार आपके इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ही बेयर मार्केट की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में जो लोग अच्छे रिटर्न की तलाश में इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें अपने पोर्टफोलियो में भयंकर लॉस शो होने लगता है। मतलब कि यदि आप लॉस का अंदाजा न लगा पा रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि यह लॉस 40% से लेकर 60% तक भी हो सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली कोविड के टाइम पर ऐसा हो भी चुका है।
ऐसे में मैक्सिमम लोगों का सब्र डगमगा जाता है और वे मार्केट से आउट हो जाते हैं। लेकिन जो लोग मार्केट में फिर भी टिके रहते हैं उन्हें लॉन्ग टर्म में शानदार और लगभग ऑलमोस्ट रिस्क फ्री रिटर्न मिलता है। अब आप कहोगे कि सर कितने साल तक हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो मित्रों, मेरे हिसाब से तो आप जब तक जीवित रहे तब तक आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए और जरूरत के अनुसार ही फंड विड्रॉ करना चाहिए। अब कई लोग कहेंगे कि सर ये क्या फालतू बात कर रहे हो, यदि हम जीवन भर इन्वेस्ट करेंगे तो फिर उसका यूज तो कोई और करेगा, हम थोड़ी ना कर पाएंगे। तो मित्रों, मेरा आपसे एक सवाल है कि जब आप अपना घर बनाते हो या बुरे वक्त के लिए सेविंग करते हो तब आप ये थोड़ी ना सोचते हो कि मरने से पहले हमने जो घर बनाया है या जो भी सेविंग्स है उसे बेचकर या उसका ऐशो आराम करके मरते हैं। भाई, मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप सिर्फ अपने लिए घर बना रहे हैं तो फिर मजबूत और आलीशान घर बनाने की क्या जरूरत है जो कि मरणोपरांत आपके कोई भी काम नहीं आएगा। भाई, मेरे कहने का मतलब है कि इस बात की कोई गारंटी थोड़ी ना है कि जितनी उस घर की लाइफ है उतना आप जीवित रह पाओगे। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि आप जब घर बना रहे हो उसके बाद आप 80-90 साल और जीवित रहे, और उसका उलट भी हो सकता है कि घर कोई और बनाए और उसका उपयोग कोई और करे। लेकिन सारी संभावनाएं जानते हुए भी हम अपने घर को बड़े चाव से बनाते हैं कि कोई बात नहीं यार, हमारे बाद यह घर हमारे बच्चों के काम आएगा और यह घर हमारी फैमिली के लिए एक एसेट भी रहेगा, वरना हमारे बाद हमारी फैमिली को किराए के घरों में भटकना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आप में से ज्यादातर लोगों का यही नजरिया होगा। इसलिए ज्यादातर लोग घर को बनाते समय यह नहीं सोचते हैं कि हमें 10-20 साल के लिए घर बनाना है, बल्कि यह सोचते हैं कि मेरे बाद मेरे बच्चे भी इस घर में रहेंगे। तो जब आप लोग घर के लिए, गहनों के लिए और जेवर के लिए ऐसा नजरिया रखते हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट क्यों आपको 2-4 साल के लिए चाहिए? आप सेम नजरिया इन्वेस्टमेंट के प्रति क्यों नहीं रखते कि यह भी हमारे बाद हमारी फैमिली के काम आएगी? एटलीस्ट आपकी फैमिली के पास फाइनेंशियल पावर होगी तो वे बिना परेशानी के अपनी लाइफ स्पेंड कर पाएंगे। और बात रही म्यूचुअल फंड में लॉस होने के रिस्क की, तो मित्रों, जब आप 10 वर्ष से भी ज्यादा समय तक किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ऐसा माना जाता है कि उसमें नेगेटिव रिटर्न्स की संभावना 0 के आसपास हो जाती है। इसलिए यदि आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक शानदार और लगभग रिस्क फ्री ऑप्शन है। अब मित्रों, हम अपने तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं कि यदि आपको अपना एनुअल रिटर्न 20% से भी ऊपर पुश करना है तो हम क्या कर सकते हैं और क्या ऐसा पॉसिबल है? तो दोस्तों, जी हाँ, यह चीज पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए और बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे पी रेशो क्या होता है, पीबी रेशो क्या होता है, कंपनी का नेट प्रॉफिट, आरओसीई, आरओई, डेट टू इक्विटी रेशो क्या होता है, एबिटा क्या होता है, आरओआई क्या होता है, आरओए क्या होता है, और इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है जिसकी मदद से आप कुछ अच्छी कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि यह सब कहां से सीखे? तो मित्रों, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। YouTube पर कई सारे शानदार टीचर्स फ्री में सब कुछ पढ़ाते हैं, बस आपको जो भी जानना है सीधा YouTube पर सर्च करें। एक से बढ़कर एक टीचर YouTube पर उपलब्ध है जो पूरा डिटेल से फ्री में सब कुछ सिखाते हैं, बस आपको समय देना होता है। तो यदि आप डायरेक्ट किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए और क्वार्टरली बेसिस पर उस शेयर की परफॉर्मेंस ट्रैक कीजिए। मतलब दोस्तों, जो लिस्टेड कंपनीज होती है उन्हें क्वार्टरली बेसिस पर अपने रिजल्ट पब्लिकली पब्लिश करने होते हैं, तो उन्हें आप देखकर पता लगा सकते हैं कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ये सब कितनी है और क्या वह बाकी सारे बेंचमार्क को बीट कर पा रही है या नहीं। इस बात का एनालिसिस आप तभी कर पाएंगे जब आपको फंडामेंटल एनालिसिस आएगा, तभी आप कोयले की खान में से हीरा निकाल पाएंगे। दोस्तों, इस ऑप्शन में रिटर्न ज्यादा है तो इसमें रिस्क भी सबसे ज्यादा है। जैसे कई कंपनीज बर्बाद भी हो जाती है, इसलिए मैं यह ऑप्शन आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। हालांकि मैं खुद स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन मैं आपको इसे रिकमेंड नहीं करूंगा। पर यदि आप स्टॉक मार्केट के समंदर में गोते लगाना चाहते हैं तो पहले पूरी तैयारी जरूर कर लेवे, वरना मार्केट एक ऐसी चीज है जिसमें कोई इमोशन और कोई भी एम्पैथी नहीं है। इसने बड़े ही ब्रूटल तरीके से कईयों को बर्बाद किया है, तो उसका उलट कई लोगों को सड़क से उठाकर आसमान तक भी पहुंचाया है। हाँ, पर यह फैक्ट है कि यदि आप किसी अच्छे स्टॉक में लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते हैं तो आप म्यूचुअल फंड को आराम से बीट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इसे आप किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन ना माने, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। दोस्तों, अब तक हमने 3 तरीके जाने, पहला लिंक एफडी प्लस आईपीओ, दूसरा म्यूचुअल फंड और तीसरा स्टॉक इन्वेस्टिंग। अब कुछ 2 तरीके की बात और कर लेते हैं
जिनसे रिलेटेड लोगों के मन में डाउट्स आते रहते हैं। तो मित्रों, पहला सवाल लोगों के मन में आता है कि यदि हमारे पास बहुत बड़ी जगह है तो क्या हम पूरी जगह सोलर प्लांट लगाकर जो बिजली बनेगी उसे सरकार को बेच सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सरकार 2 रुपए 75 पैसे के हिसाब से आपसे बिजली खरीदती है तो यह कोई खास फायदे वाली बात नहीं है। इससे आप इतना पैसा नहीं बना सकते जिसे आप एक बिजनेस कह सके, क्योंकि आपने जितना इन्वेस्ट किया है उतने पैसे निकालने में ही आपको बहुत समय लग जाएगा। इसलिए मैं इस तरीके को रिकमेंड नहीं करता हूँ। दूसरा डाउट लोगों के मन में आता है कि क्या हम वह पैसा म्यूचुअल फंड की जगह रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? मतलब क्या हमें उस पैसे की जमीन जायदाद खरीदनी चाहिए क्या? तो मित्रों, मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट नहीं करता हूँ। हाँ, हालांकि आपके पास घर नहीं है तो फिर भी आप एक अच्छा घर बनाएं, लेकिन यदि आपके पास ऑलरेडी घर है तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि इसके अपने कारण हैं। पहला तो रियल एस्टेट में आपको मोटा पैसा एक साथ लगाना पड़ता है, वहीं म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपए प्रति माह से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, जब आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी होती है तो उसके लिए आपको पहले सही रेट लगाने वाला ग्राहक ढूंढना पड़ता है, और यदि आप उसे इमरजेंसी में बेच रहे हैं तो हो सकता है कि आपको उतने पैसे भी ना मिले जितने की उसकी उस टाइम मार्केट में वैल्यू चल रही हो। वहीं म्यूचुअल फंड में आप बहुत जल्दी अपना पैसा पुल आउट कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों, यदि आप किसी जमीन के ऊपर कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं और कल को वह करोड़ों की जमीन बन जाती है तो आपकी वह प्रॉपर्टी सबकी नजर में आती है और भू माफिया हर शहर में होते हैं। ऐसे में डिस्प्यूट का चांस हमेशा बना रहता है। वही म्यूचुअल फंड में आपके पास 50 करोड़ का भी कॉर्पस हो तो भी वह पब्लिक नहीं होता है। प्लस उसमें आपके पास पूरी पावर होती है कि आप जब चाहे तब कभी भी कितना भी उसमें से निकाल सकते हैं, और जरूरी नहीं कि आप इस बात को पब्लिक करें कि आपके पास कितना कॉर्पस है। इसलिए मैं रियल एस्टेट को सपोर्ट नहीं करता हूँ। प्लस रिटर्न वाइज भी यह एक वाइज ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट का रिटर्न काफी चीजों पर निर्भर करता है। कभी कभी आप जो सोचकर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके हिसाब से आपको रिटर्न नहीं मिल पाता है। प्लस ऐसा माना जाता है कि रियल एस्टेट का रिटर्न म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में कम है। बाकी दोस्तों, आपकी इच्छा, आप किस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मित्रों, यह था हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप यह वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप मेरे लिए बहुत स्पेशल है, तो इसलिए कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने पूरा वीडियो देखा है, और साथ में यह भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। साथ में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि आप लोग मेरी बात से असहमत हो, पर यदि आप असहमत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपना ओपिनियन बताइए कि यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे। बाकी जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।